हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। विधानसभा चुनाव में देश के 4 राज्यों में शानदार जीत के बाद गृह राज्य गुजरात दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी ने दूसरे दिन गांधीनगर में रोड शो किया। रक्षा विश्वविद्यालय के रास्ते में खड़े होकर उन्होंने हजारों लोगों का अभिवादन किया। इसके साथ पीएम मोदी राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भवन का उद्घाटन भी करेंगे। गांधीनगर के राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी देश भर में रक्षा के क्षेत्र में जो अपना कैरियर बनाना चाहते हैं उनके लिए इस यूनिवर्सिटी का जन्म हुआ है। इस क्षेत्र में वेल ट्रेंड मैन पावर समय की मांग है। पीएम मोदी ने कहा कि आज के ही दिन नमक सत्याग्रह के लिए इसी धरती से दांडी यात्रा की शुरुआत हुई थी। गांधी जी के नेतृत्व में अंग्रेजों के अन्याय के खिलाफ जो आंदोलन चला उसने अंग्रेजी हुकूमत को हम भारतीयों के सामूहिक सामर्थ्य का एहसास करा दिया था। पीएम मोदी ने कहा कि रक्षा के क्षेत्र में 21वीं सदी की जो चुनौतियां हैं उनके अनुकूल हमारी व्यवस्था भी विकसित हो और उन व्यवस्थाओं को संभालने वाले व्यक्तित्व का विकास हो। इसके लिए इस विश्वविद्यालय का जन्म हुआ है। वहीं दुर्भाग्य से आजादी के बाद हमारे देश में कानून व्यवस्था के लिए जो काम होने चाहिए थे उसमें हम पीछे रह गए। पीएम मोदी ने कहा कि तकनीक एक बहुत बड़ी चुनौती है। अगर विशेषज्ञता नहीं है तो हम समय पर जो करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। जिस प्रकार से साइबर सिक्योरिटी के मुद्दे सामने आते हैं, जिस प्रकार से क्राइम में तकनीक बढ़ती जा रही है, उसी प्रकार से क्राइम को कम करने में तकनीक बहुत मददगार भी हो रही है। पंजाब चुनाव में शानदार जीत के बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भगवंत मान ने चंडीगढ़ स्थित राजभवन पहुंचकर राज्यपाल से मुलाकात की। इसके साथ ही भगवंत मान ने राज्य में नई सरकार के गठन का दावा किया। राज्यपाल से मिलने के बाद भगवंत मान ने कहा कि वो 18 मार्च को भगत सिंह के गांव खटकर कलां में शपथ लेंगे। गोवा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने राज्यपाल पीएस श्रीधरन को पणजी स्थित राजभवन में जाकर अपना इस्तीफा सौंपा है। प्रमोद रावत ने कहा कि मैंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। प्रक्रिया पूरी होने तक राज्यपाल ने मुझे कार्यवाहक मुख्यमंत्री बनने का पत्र दिया है। उन्होंने कहा कि अभी 4 राज्यों में शपथ ग्रहण का फैसला नहीं हुआ है। गोवा में सेंट्रल ऑब्जर्वर के आने के बाद विधायक दल की बैठक होगी और इसके बाद ही तारीख तय की जाएगी। उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल 13 मार्च को दिल्ली के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो प्रधानमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। बताया जा रहा है कि होली के बाद नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। उत्तर प्रदेश में शानदार विजय के बाद योगी सरकार पार्ट 2 की पहली कैबिनेट बैठक में ही संकल्प पत्र में शामिल वादों पर अमल करने की तैयारी होगी। शासन ने तुरंत अमल करने वाले कामों की एक सूची बनाई है और इसमें गन्ना किसानों को 14 दिन में भुगतान करने, इसके अलावा संकल्प पत्र में शामिल होली पर मुफ्त सिलेंडर देने का वादा पूरा करने में सरकार जुट गई है। इस योजना पर लगभग 1000 करोड़ का खर्च आएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मायावती की पार्टी बीएसपी का सुपड़ा साफ हो गया है। यूपी चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद मायावती ने अब बड़े फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। सुबह उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के सभी प्रवक्ता अब किसी भी टीवी डिबेट में शामिल नहीं होंगे। इसके साथ ही उन्होंने मीडिया पर जातिवादी रवैये का आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी के दोबारा जीतने के बाद युवाओं में उनका क्रेज बढ़ता जा रहा है। अब लोग उन्हें बुलडोजर वाले बाबा के नाम से जानने लगे हैं और लोग बुलडोजर वाले बाबा का टैटू भी बनवा रहे हैं। वाराणसी में लोग भी बुलडोजर के चित्र वाला टैटू बनवाते नजर आए। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव बड़ी जोर शोर से लड़ा, लेकिन किसी भी सीट पर उन्हें सफलता नहीं मिली। उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणामों को ओवैसी ने 80-20 की जीत बताया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में इस तरह की परिस्थिति अगले कई सालों तक बनी रहेगी। उन्होंने गुजरात और राजस्थान के साथ साथ अन्य राज्यों के चुनाव लड़ने की भी घोषणा की है। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हिंदुत्व और ध्रुवीकरण के नाम पर चतुराई से चुनाव जीत गई। पूरे देश में हालात गंभीर है और यूपी में कोरोना का प्रबंधन कैसे हुआ ये सबको मालूम है। जम्मू कश्मीर में रात भर चली मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। पुलिस ने कहा कि पुलवामा के चिवाकला इलाके के मुठभेड़ के बाद पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकवादी मारे गए हैं। पुलिस ने बताया कि इलाके में आतंकवाद निरोधी अभियान जारी है। दिल्ली में बीती रात गोकुलपुरी में भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। इसमें अब तक 7 शव बरामद किए जा चुके हैं। मौके पर 13 फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। वही घटना के बाद इलाके में फोरेंसिक टीम जांच के लिए पहुंची। आग के कारणों की जांच की जा रही है। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने 2022 की यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की घोषणा कर दी है, जो कि अप्रैल से शुरू हो रही है। इस दौरान एक दिन में 20,000 लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा, जो कि बालटाल और चंदनबाड़ी दोनों ही रास्तों के लिए होगा। पवित्र गुफा और यात्रा ट्रैक से बर्फ हटाने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं।
आज रेलवे ने कई ट्रेनों को कैंसिल किया है। अलग अलग रूट्स पर चलने वाली 307 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है। वहीं 6 ट्रेनों को रीशेड्यूल किया गया है और 25 ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है। इन सभी ट्रेनों को रद्द, रीशेड्यूल और डाइवर्ट करने के पीछे अलग अलग कारण हैं। सरकार ने आम लोगों को बड़ा झटका दिया है। प्राइवेट फंड पर मिलने वाले ब्याज में कटौती कर दी गई है। अब ईपीएफओ के तहत मिलने वाले पीएफ की ब्याज दर को 8.50% से घटाकर 8.10% करने का फैसला लिया गया है। वहीं ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स के लिए ये बड़ा झटका साबित हो रहा है। सीबीएसई के 10वीं और 12वीं के टर्म 2 एग्जाम 26 अप्रैल से शुरू होंगे। इस बार परीक्षा एक ही शिफ्ट में होगी और पेपर सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा। 10वीं के एग्जाम 24 मई को और 12वीं के 15 जून को खत्म होंगे। स्टूडेंट्स को पेपर पढ़ने के लिए 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। सीबीएसई भारत के अलावा 26 और देशों में परीक्षाएं करवाएगा। विश्व कप के मुकाबलों में कप्तानी के मामले में मिताली राज ने सारे भारतीय कप्तानों को पीछे छोड़कर एक नया रिकॉर्ड अपने नाम किया है। मिताली राज अब सबसे ज्यादा विश्व कप मैचों में कप्तानी करने वाली भारतीय बन गई हैं। इस मामले में उन्होंने मोहम्मद अशरुद्दीन का पुराना भारतीय रिकॉर्ड तोड़ा है। मिताली भारत ही नहीं बल्कि इस मामले में दुनिया की दूसरी महिला कप्तानों में से भी आगे है। देश भर में कोरोना महामारी से बचाव के लिए वैक्सीनेशन अभियान भी तेजी से जारी है। वैक्सीन के मोर्चे पर देश में अब तक 179 करोड़ से अधिक कोविड-19 के टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं पूरी दुनिया में कोरोना के मामलों में गिरावट भी दर्ज की जा रही है। लगातार देशों में कोरोना प्रतिबंधों में काफी छूट दी गई है। भारत में कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही है। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के कुल 3,614 नए मामले सामने आए हैं, जो कि करीब 22 महीनों में सबसे कम दैनिक मामले हैं। जबकि 89 लोगों की मौत भी दर्ज की गई है। अब देश में सक्रिय मामले 50,000 से नीचे जा चुके हैं। वहीं देश में फिलहाल 40,559 एक्टिव केस हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से कमी आ रही है। बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से 32 और लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि की गई, जबकि एक भी मरीज की कोरोना संक्रमण की वजह से मौत दर्ज नहीं हुई है। बीते 24 घंटे के दौरान 18 लोग स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। मध्य प्रदेश कोरोना वायरस संक्रमण के 81 नए मामले सामने आए हैं। वहीं राहत की बात यह रही कि कोरोना से एक भी मरीज की मौत दर्ज नहीं की गई। प्रदेश में अब तक कुल 10,733 लोगों ने इस बीमारी से अपनी जान गंवाई है। वहीं बीते 24 घंटे में इंदौर में कोरोना के 14 और भोपाल में 10 नए मामले सामने आए। भारत और कनाडा औपचारिक रूप से दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर विचार करने के लिए सहमत हो गए हैं। दोनों ही देश चाहते हैं कि इसके जरिए भारत कनाडा के बीच वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके। एक आधिकारिक बयान में इसकी जानकारी दी गई। भारत और चीन ने शुक्रवार को पूर्वी लद्दाख में टकराव वाले कुछ स्थानों पर 22 महीने से जारी गतिरोध को हल करने के लिए 15वें दौर की हाई लेवल सैन्य वार्ता की बताया जा रहा है कि भारतीय पक्ष ने अप्रैल मई 2020 में शुरू हुए सैन्य गतिरोध को दूर करने के लिए क्षेत्र में शेष घर्षण बिंदुओं के समाधान पर जोर दिया। यूक्रेन युद्ध के 17वें दिन रूसी सेना ने खार्किव और चिन्हिव में एयर स्ट्राइक किया है। एक मिलिट्री एयरबेस पर भी बमबारी की गई। इस बीच यूएन ने कहा है कि युद्ध की वजह से 25 लाख से ज्यादा लोग यूक्रेन छोड़ चुके हैं। तो वहीं अमेरिका ने रूस पर नई पाबंदियों का ऐलान किया है। रूसी सेना ने यूक्रेन के मोलिटोपोला सिटी में मेयर का अपहरण कर लिया है। ये जानकारी यूक्रेन के संसद के ट्विटर अकाउंट पर दी गई। ईवान ने रूसी सेना का सहयोग करने से मना कर दिया था। मामले में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि ये आईएस के आतंकी जैसी हरकत है। ये रूसी सेना की कमजोरी का संकेत है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चेतावनी दी है कि अगर रूस ने यूक्रेन में रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया तो वो इसको कीमत चुकाएगा। उन्होंने कहा कि अगर नाटो और रूस में सीधी लड़ाई हुई तो तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका अन्य पश्चिमी देशों की तरह यूक्रेन को विमान रोधी और टैंक रोधी मिसाइलों जैसे हथियार भेज रहा है। यूक्रेन पर रूस के हमले से नाखुश अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस को दिए गए सर्वाधिक तरजीह देश का दर्जा वापस लेने की घोषणा की है। इसके साथ ही रूस से समुद्री खाद्य उत्पादों यानी कि सी फूड, शराब और हीरो की आयात पर भी रोक लगा दी गई है। अमेरिकी सरकार ने रूस में MFAN का दर्जा वापस लेने का निर्णय यूरोपीय संघ और G7 समूह के देशों के साथ मिलकर लिया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस के रूजवेल्ट रूम से बाइडेन ने अपने बयान में कहा है कि स्वतंत्र दुनिया पुतिन का मुकाबला करने के लिए एक साथ खड़ी हो रही है। यूक्रेन को जल्द से जल्द घुटने टेकने के लिए मजबूर करने की चाहत में रूसी सेना पर आबादी वाले इलाकों को निशाना बनाने के आरोप लग रहे हैं। यूक्रेन के अधिकारियों ने रूसी सेना पर मारियोपोल में नागरिक इलाकों में बमबारी के बाद पोर्ट सिटी में भी आम जनता के घरों पर रॉकेट हमले का आरोप लगाया। चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट को लेकर भी खतरा बढ़ चुका है। एक तरफ प्लांट की बिजली अब तक बहाल नहीं हुई है, तो वहीं प्लांट में बंधक बनाए गए लोगों में से एक की बेटी ने दावा किया है कि कब्जा करने वाले रूसी सैनिकों को न्यूक्लियर सिक्योरिटी की कोई जानकारी नहीं है, जिससे रेडिएशन के बड़े पैमाने पर फैलने का खतरा बढ़ गया है।
रूस ने यूक्रेनियन राजधानी कीव पर अपना कब्जा जमाने के प्रयास तेज कर दिया है। इसके लिए चारों तरफ से घेराबंदी की जा रही है। सामने आई ताजा सैटेलाइट तस्वीरों में कीव के उत्तर पश्चिम में बड़े पैमाने पर रूसी सेना के जमा होने की जानकारी है, जिससे पता लगा है कि रूसी सेना की नए सिरे से तैनाती की जा रही है। यूट्यूब ने रूस को लेकर अपने प्रतिबंध और कड़े कर दिए हैं। अब कंपनी ने तत्काल प्रभाव से उन सभी चैनलों को ब्लॉक करने का फैसला किया है जो कि रूस के फंड से चल रहे हैं, यानी इन चैनलों की पहुंच दुनिया भर में रुक जाएगी। इस फैसले के पीछे कंपनी ने अपनी उस पॉलिसी का हवाला दिया है जिसमें हिंसक घटनाओं को अस्वीकार करने की बात कही गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा है कि रूस यूक्रेन की जंग में 25 लाख लोग देश छोड़ चुके हैं, जिसमें यूरोप में दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ा शरणार्थी संकट खड़ा हो गया है। एक यूक्रेनियन अधिकारी ने कहा है कि मारियोपोल शहर में रूसी बमबारी में मारे गए लोगों की गिनती करना संभव नहीं है, क्योंकि बमबारी अभी थमी नहीं है। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. त्रिमूर्ति ने यूक्रेन पर यूएनएससी ब्रीफिंग के दौरान बायोलॉजिकल कार्यक्रमों की रिपोर्ट पर कहा कि हम एक बार फिर से सदस्य देशों से संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों का पालन करने और राज्यों के संप्रभुता और अखंडता का सम्मान करने का आह्वान करते हैं। केवल कूटनीति और संवाद से ही मसले का हल निकाला जा सकता है। यूक्रेन के सूमी शहर में रहकर मेडिकल की पढ़ाई कर रहा छात्र पीयूष सक्सेना 14 दिन बाद सकुशल ग्वालियर लौट आया है। उसके सुरक्षित लौटने पर परिवार वालों ने खुशी जाहिर की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। छात्र पीयूष का कहना है कि वहां से निकलना बेहद मुश्किल था। होशंगाबाद के डोलरिया तहसील के सुपेल में किसान योगेंद्र सिंह सोलंकी ने अनाज से रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपति की तस्वीर बनाई है। सोलंकी ने कहा कि इन फोटो को बनाने का उद्देश्य विश्व शांति का संदेश देना है। शिवपुर दौरे के दौरान सीएम शिवराज ने कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम ने सहरिया स्पेशल प्रोजेक्ट का भी आगाज किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि आज का दिन इस क्षेत्र के लिए उत्सव का दिन है। आपका जीवन बदलना हमारा लक्ष्य है। बीजेपी की सरकार पहले गरीबों की सरकार है। सभी गरीबों को 1 रुपए में राशन मिल रहा है। वही राशन लेने अब दूसरे गाँव लोगों को नहीं जाना होगा। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग शायर मुनव्वर राना के बयान पर उन्होंने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मुनव्वर राना की कथनी और करनी में अंतर है। वो शायरियों में कुछ और मन में कुछ और रखते हैं। बता दें कि यूपी चुनाव के दौरान मुनव्वर राना ने कहा था कि यूपी में यदि योगी दोबारा सीएम बने तो वो यूपी छोड़ दें। गौमाता पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ इंदौर जिला कांग्रेस कमेटी ने पदयात्रा निकाली। पदयात्रा नेहरू प्रतिमा मधुमिलन चौराहे से शुरू होकर रीगल स्थित गांधी प्रतिमा पर समाप्त हुई। इस पदयात्रा को अनूठा बनाते हुए गाय का बछड़ा भी साथ में रखा गया और गाय से ही उनकी सुरक्षा के लिए गांधी के चरणों में ज्ञापन दिलाया गया। आत्मनिर्भर भारत में इंडियन आर्मी की ताकत बढ़ने वाली है। आज भारतीय सेना ने धनुष तोप का सफल परीक्षण किया है। अब इसे जल्द ही सेना में शामिल किया जाएगा। इस तोप को जबलपुर की गन कैरेज फैक्ट्री में बनाया गया है, जिसे राजस्थान की पोखरण फायरिंग रेंज में अपना अंतिम परीक्षण कामयाबी से पूरा कर दिया है। जबलपुर के डूमना पर हादसा टल गया। रेलवे पर अचानक लैंडिंग के दौरान एयर इंडिया का विमान फिसल गया। हालांकि हादसे में किसी के भी हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। बताया जा रहा है कि ये विमान दिल्ली से उड़ान भरकर जबलपुर पहुंचा था। वहीं एयरपोर्ट प्रबंधन हादसे की जांच कर रहा है। सरायपाली में नकली क्राइम ब्रांच अधिकारी बताकर राहगीर से 20,000 रुपए लूटने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आरोपी कपड़ा बेचने जा रहे राहगीर को थैले में गांजा और नशीली दवाई होने के आरोप में जेल में डालने की धमकी देकर पैसे हड़प लिए। पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की जांच में जुटी हुई है। बिलासपुर में पति पत्नी ने आपसी विवाद के चलते आत्महत्या कर लिया। सीआरपीएफ जवान की पत्नी की फांसी लगने से मौत हो गई है। वहीं पति ने खुद को गोली मार ली, जिससे दोनों की ही मौत हो गई। बता दें कि 4 महीने पहले ही दोनों की शादी हुई। पन्ना के नेशनल हाईवे में एक तेज रफ्तार ट्रक ने बुंदेलखंड प्राधिकरण के वरिष्ठ भाजपा नेता की कार को टक्कर मार दी, जिससे कार अनियंत्रित होकर नाले में जा गिरी। घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। वहीं हादसे में जयप्रकाश चतुर्वेदी को हल्की चोटें आई है। विदिशा में सड़क हादसे में एक भाजपा कार्यकर्ता की मौत हो गई है। वहीं हादसे में 2 अन्य लोग भी घायल हुए हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे भोपाल रेफर किया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। जांजगीर चांपा की डबरा पुलिस ने मोबाइल की चोरी करने वाले गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि पूर्व में डबरा थाने में एक दुकान संचालक ने ताला तोड़कर मोबाइल चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। वहीं दुकान से 14 महंगे मोबाइल चोरी किए गए थे, जिनमें से 7 मोबाइल पुलिस ने जब्त कर लिए। वहीं आरोपी रायगढ़ जिले के बताया जा रहा है। मुखबिर की सूचना पर उन्हें पकड़ा गया है। कटनी में नगर निगम अतिक्रमण दस्ते और सब्जी दुकानदारों के बीच विवाद हुआ है। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ही पक्षों के बीच मारपीट शुरू हो गई। हंगामा बढ़ता देख पुलिस बीच बचाव के लिए पहुंची और मामले को शांत करवाया। वहीं हंगामे के दौरान नगर निगम का कर्मचारी घायल हुआ है, जिसे अस्पताल ले जाया गया।
सरायपाली में विद्युत सब स्टेशन में काम करने वाले 140 कर्मचारियों ने ठेकेदार पर प्रताड़ित करने की शिकायत दर्ज करवाई है। इसके साथ ही कलेक्टर दर पर राशि मुहैया नहीं कराने का आरोप लगाते हुए अधीक्षण यंत्री को शिकायत पत्र सौंपकर न्याय की मांग रखी गई। मामले में विद्युत विभाग के कार्यपालन अभियंता ने जांच करने और दोषी पाए जाने पर ठेकेदार पर कार्रवाई करने की बात कही है। शिवपुरी जिले संगेश्वर गांव में ग्रामीणों ने मगरमच्छ को बंधक बनाकर जुलूस निकाला। उसके बाद में बुजुर्गों की सलाह पर मगरमच्छ को हौंदे में छोड़ा गया। सूचना पर वन विभाग की रेस्क्यू टीम को दी गई। धमतरी के बेड़गुड़ी की ज्वेलरी शॉप और घर में चोरी करने वाले 3 चोरों को साइबर सेल ने गिरफ्तार किया है। चोरी से 2.5 लाख रुपए से ज्यादा की चोरी के जेवरात बरामद किए गए। वहीं आरोपी से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। सरायपाली में नकली क्राइम ब्रांच अधिकारी बताकर राहगीर से 20,000 रुपए लूटने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आरोपी कपड़ा बेचने जा रहे राहगीर को थैले में गांजा और नशीली दवाई होने के आरोप में जेल में डालने की धमकी देकर उसे पैसे हड़प लिए। वहीं पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच में जुटी हुई है। सूरजपुर में युवक ने एक युवती और खुद को गोली मार ली। दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं दोनों को ही इलाज के लिए अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया है। घटना प्रेमनगर के केदारपुर गांव की बताई जा रही है। धार जिले के राजौत में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस दौरान दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर पथराव और फायरिंग करने लगे, जिससे आसपास में रहने वाले लोगों में सनसनी फैल गई। वही घटना का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। दोनों ही पक्षों ने थाने में एफआईआर भी दर्ज करवाई है, जिस पर पुलिस जांच कर कार्रवाई करने की बात कह रही है। कोरबा जिला के लमना के पास ट्रक और कार की टक्कर से 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं कार सवार सभी लोग रायपुर से उदयपुर की ओर जा रहे थे, तभी कार की ट्रक के साथ भिड़ंत हो गई। घटना बांगू थाना इलाके की बताई जा रही है। जबलपुर के पनागर थाना क्षेत्र में अभिमन्यु चौक के पास एक बाइक सवार 4 बदमाशों ने एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद हमलावर चाकू दिखाते हुए मौके से फरार हो गए। वहीं हत्या की वारदात के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। धार जिले मनावर थाना इलाके में एक महिला यात्री से रेप का मामला सामने आया है। महिला ने कंडक्टर, ड्राइवर और क्लीनर पर रेप का आरोप लगाया है। महिला बस से लोंगेश्वरी गांव के लिए रवाना हुई थी, मगर आरोपियों ने गांव आने के बाद भी महिला को नहीं उतारा और सुनसान जगह में ले जाकर वारदात को अंजाम दिया। मामले में आरोपी ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 2 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। बलरामपुर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र के स्कूल के पास भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 2 बाइक की आमने सामने की टक्कर में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दमोह सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के पठानी मोहल्ले में दिन दहाड़े युवक की धारदार हथियार से हत्या कर मौत की घाट उतार दिया गया। आरोपी ने युवक को बीच रास्ते में रोककर उस पर चाकू से वार कर दिया। वहीं घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है, जिसे देखते हुए वहां पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। जबलपुर के आनंद नगर इलाके में नकली ऑयल का व्यापार चला रहे फैक्ट्री पर पुलिस ने कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक आरोपी वाहनों में इस्तेमाल होने वाले नकली ऑटोमेटिव ऑयल बनाता था और उसे ब्रांडेड ऑयल कंपनियों के डिब्बों में पैक कर बाजार में बेचा करता था। मौके पर पहुंचे पुलिस ने आरोपी से 365 लीटर लूज ऑयल सहित बड़ी तादाद में ब्रांडेड कंपनियों की पैकेजिंग मटेरियल को भी जब्त किया है।